हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और आज आपके लिए लेकर आया हूं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने पहले मानव तंत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने मानव के पाचन तंत्र के बारे में बात कर ली है दोस्तों। वो वीडियो अभी तक आपने जाकर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। आज बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र होता क्या है दोस्तों, इसका क्या कार्य है। ठीक है, बात करते हैं। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर लाना। ठीक है, यह इसका कार्य यानी श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन की बात आती है सर्वप्रथम, तो बात करते हैं श्वसन किसे कहते हैं। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया। ठीक है, श्वसन के बारे में अगर बात करते हैं हम श्वसन के बारे में, तो क्या होता है श्वसन। गैसों के आदान प्रदान, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया। गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। यानी कि ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर काढ़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह क्रिया जो हम क्रिया करते हैं कि ऑक्सीजन गैस को शरीर के बाहर ले ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। यह क्रिया जिस तंत्र के द्वारा संपादित की जाती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ आपका। अगर आपने पहले वाली वीडियो जाकर नहीं देखी है मानव तंत्र के बारे में, जिसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया था दोस्तों, उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। फिर आपको पढ़ा रहे हैं आज मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, जिस तंत्र के द्वारा इस क्रिया को संपादित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का कैसे बोलेंगे हम। एक अवायवीय श्वसन होता है, एक वायवीय श्वसन। ठीक है, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। ठीक है, दो टाइप से हम बात करेंगे इसकी, दो प्रकार से। एक होता है वायवीय श्वसन और एक क्या होता है, अवायवीय श्वसन। एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन। अगर वायवीय श्वसन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, वायवीय श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अवायवीय श्वसन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है दोस्तों, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं एक ऑक्सीजन की कमी में और होता है अवायवीय श्वसन में बात करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी में भी होता है। वायवीय श्वसन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियम होता है, यानी कि ये कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस जिसको बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह। इसमें होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन की बात करते हैं तो यह होता है यीस्ट, अमीबा, यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं दोस्तों, यीस्ट, अमीबा जैसे जीवों में ये होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन। बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की जो कमी होती है ये लैक्टिक, क्या होता है दोस्तों, लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड। इससे फिर होता क्या है शरीर में, इससे क्या होता है, नसों में खिंचाव होता है। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ, नसों में खिंचाव होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन की बात करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जिसको कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं, ठीक है, उसमें होता है। और अवायवीय श्वसन की बात करते हैं ये यीस्ट होता है, यीस्ट में होता है, या फिर अमीबा या फिर एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें उत्पाद की बात करते हैं, उत्पाद की यानी कि इससे होता क्या है, उत्पाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है,
और एवाइगेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें उत्पाद क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस H2O, एल्कोहल प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो हुई है श्वसन की बात, यानी कि दो प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। इसके बारे में हमने कंप्लीटली जान लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों सभी, या फिर ऐड करते चलिएगा साथ के साथ। आगे हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र के भागों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मानव श्वसन तंत्र, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, मानव श्वसन तंत्र जिसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 पार्टों में हम इसको आगे पढ़ेंगे दोस्तों, 3 पार्टों में, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, 3 पार्टों में। यानी कि कौन कौन से पार्ट होते हैं दोस्तों, बताइएगा जरा। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, ठीक है। ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र, एक होता है श्वसन मांसपेशियां, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, ठीक है। देख लीजिएगा, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, ठीक है। 3 पार्टों में बटा हुआ है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, ठीक है। बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। फर्स्ट में आता है नासा द्वार, यानी कि नासिका जिसको बोलते हैं नाक, ठीक है। क्या आता है, नासा द्वार, नासा द्वार, ठीक है। सेकंड में इसमें बात करते हैं तो क्या आता है, मुख। सेकंड में बात करते हैं तो क्या आता है, मुख। अगर थर्ड में हम इसमें बात करते हैं तो ग्रसनी, क्या आता है, ग्रसनी। साथ के साथ ऐड करते चलिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में अंगों की बात करते हैं तो नासाद्वार आता है फर्स्ट में, फिर आता है मुख और फिर आता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आता है दोस्तों स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र जिसको लेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेरिंग्स। स्वर यंत्र जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र, सेकंड निचला श्वसन तंत्र, इसमें आता है श्वास नली, श्वास नली। क्या आता है दोस्तों, आता है श्वास नली। फिर आता है श्वसनी, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। एक आता है इसमें फेफड़े, ठीक है। ये इसके पार्ट आते हैं दोस्तों। निचला जो श्वसन तंत्र है इसमें ये 4 पार्ट आते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां जो कि थर्ड पार्ट है दोस्तों, श्वसन मांसपेशियां जो कि थर्ड पार्ट है दोस्तों। इसमें आता है मध्यपट, मध्यपट यानी कि डायफ्राम, डायफ्राम। इस प्रकार से हम मानव श्वसन तंत्र को 3 पार्टों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि फर्स्ट पार्ट है ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और एक है श्वसन मांसपेशियां, ठीक है। और कुछ विशेष प्रकार के इसमें मांसपेशियां आती है और मध्य पट यानी कि डायफ्राम आता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इन सभी के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट में बात करते हैं नासाद्वार के बारे में, फिर बात करेंगे मुख के बारे में, ग्रसनी, स्वर यंत्र सभी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में बात करते हैं दोस्तों नासाद्वार के बारे में। एक बार आप देख लीजिएगा, डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, डायग्राम में अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों जी। ठीक है दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं सभी के बारे में दोस्तों। तो ये होता है नासाद्वार, ठीक है, ये नासाद्वार होता है दोस्तों, और ये होता है मुख, ठीक है। मुख में से ग्रसनी जो वाला पार्ट है, ग्रसनी का यानी कि नाक से द्वार से वायु आती है, मुख से भी जो वायु लेते हैं हम वो ग्रसनी में आकर मिलती है, या फिर मुख से भोजन करते हैं वो ग्रसनी में आकर मिलती है, ठीक है। ये सारा कुछ कंप्लीटली दिख रहा है। इसके बाद ये होता है स्वर यंत्र, यहाँ पर स्वर रज्जु लगे होते हैं, ये होता है स्वर यंत्र जो कंठ में होता है दोस्तों, जिससे हमारी आवाज निकलती है, ठीक है। और ये श्वास नली हो गई, ठीक है दोस्तों, कंप्लीट। ये फेफड़े हो गए, ये मध्यपट और ये डायफ्राम, ये कोपिकाएं होती है दोस्तों, और ये श्वसन नलिकाएं होती है, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं जिनको बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीटली देख लिया चित्र, एक बार ऐड कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो बाद में देखने के लिए, ठीक है। ये हमारा श्वसन तंत्र का चित्र है दोस्तों, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी जो श्वसन तंत्र है उसमें हम सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों नासिका के बारे में, यानी कि नासा द्वार। ठीक है, नासिका के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। नासिका यह प्राथमिक श्वसन अंग है। प्राथमिक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राथमिक श्वसन अंग। प्राथमिक श्वसन अंग, ठीक है, इसको प्राथमिक श्वसन अंग बोलते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार की आपकी नासिका हो गई दोस्तों। ये एक पतली हड्डी के द्वारा जुड़ी होती है दोस्तों। जो नाक में जो बीच में जो हड्डी होती है उस पतली हड्डी के द्वारा जुड़ी होती है, जो नासिका को दो पार्टों में विभक्त करती है। ये नासिका में छिद्र होते हैं दोस्तों, दो छिद्र होते हैं नासिका में, सभी को पता होगा इसके बारे में तो। ठीक है, दो छिद्र होते हैं नासिका में, और यहां पर नासिका में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे 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 बाल पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। उनका कार्य क्या है दोस्तों? जब हम सांस लेते हैं, यानी कि जब सांस लेते हैं शरीर के अंदर, तो ये बालों से जो सांस लेते हैं हम, वो फिल्टर होकर जाता है। ठीक है, बालों से सांस फिल्टर होकर जाता है दोस्तों। और इसी में नाक में क्या पाया जाता है दोस्तों? देखिएगा, श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा, नासिका में श्लेष्मा पदार्थ पाया जाता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों। जो हम सांस लेते हैं, मानव जो श्वसन क्रिया करता है उसके दौरान सांस के द्वारा जो भी कण आते हैं वायु के द्वारा, तो वे वायु के कण श्लेष्मा के साथ चिपक जाते हैं, और जब हम छींकते हैं तो छींक के द्वारा वो कण बाहर आ जाते हैं, और हमारे शरीर को एकदम शुद्ध वायु प्राप्त होती है। वो कारण क्या है? नाक में छोटे छोटे बालों का होना और श्लेष्मा का होना। इसी कारण हम कहेंगे कि नाक के द्वारा ली गई वायु शुद्ध होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों मुख के बारे में। मुख के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मुख के बारे में, मुख के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो एक द्वितीयक श्वसन अंग है। द्वितीयक श्वसन अंग है। क्या है? द्वितीयक श्वसन अंग है। ठीक है, द्वितीयक श्वसन अंग है। कई बार अगर हम नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो मुख से सांस भी लेते हैं। पता होगा आपको सभी को, जब हम नाक से सांस नहीं ले पाते तो मुख से सांस ले सकते हैं। ठीक है, यही बात होती है। परंतु अधिकतर हमको अगर सांस लेने की बात करते हैं श्वसन क्रिया की, तो वो नाक से करनी चाहिए, क्योंकि नाक में हमने बताए थे छोटे छोटे बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है जो वायु को फिल्टर करके हमारे शरीर में भेजता है। उसी प्रकार से मुख में वो क्रिया करने की चीजें नहीं होती है। मुख से सीधी वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि मुख के बजाय सांस लेना, नाक से सांस लेना बहुत ही अच्छा होता है। नासिका से सांस जो लेते हैं हम, शुद्ध वायु होती है जो हमारे शरीर का अंदर जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद ग्रसनी की। ग्रसनी की बात करते हैं दोस्तों। नासिका पढ़ लिया, मुख पढ़ लिया, इसके बाद बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह भोजन और वायु के लिए उभय मार्ग होता है शरीर में। किसके लिए दोस्तों? यह भोजन और वायु के लिए, भोजन और वायु के लिए, भोजन और वायु के लिए एक उभय मार्ग होता है। एक उभय मार्ग होता है दोस्तों ग्रसनी, यानी कि ये हमारी नोज है, यानी कि नाक। ठीक है, नाक से वायु लेते हैं और ये हमारा मुख है। ठीक है, नाक से वायु ली और मुख से वायु ली। ठीक है, दोनों आकर ग्रसनी में मिल जाती हैं। दोनों ही कहां आती है? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रसनी के आगे जाने पर क्रिया होती है कि भोजन की नलिका में जाएगा और श्वसन श्वास की नलिका में। ठीक है, श्वास की नलिका में श्वास जाएगा, भोजन की नलिका में भोजन, और श्वास नली पर एक ढक्कन लगा होता है। एक ढक्कन लगा होता है जिसको कई बार बता चुके हैं दोस्तों। श्वास नली पर ढक्कन लगा होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर श्वास नली में भोजन चल जाएगा, फंस जाएगा, तो हमारे फेफड़ों तक श्वास नहीं जा पाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण ये ढक्कन लगा होता है। इसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहते हैं इस ढक्कन को। घाटी ढक्कन जिसको बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन, बता चुके हैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में। ठीक है, तो ये होता है। अगर इससे ऊपर जो पार्ट होता है, ये यही होता है दोस्तों ग्रसनी।
ये वाला पार्ट होता है ग्रसनी, जो भोजन और वायु के लिए एक उभय मार्ग होता है दोस्तों। इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, 3 पार्ट, यानी कि एक होता है ग्रसनी मार्ग, ठीक है, एक होता है नासाग्रसनी, जिसको बोलते हैं नाक के द्वारा वायु ली जाती है, नासाग्रसनी, ठीक है, नासाग्रसनी। सेकंड जो इसका पार्ट होता है, एक होता है दोस्तों नासाग्रसनी, सेकंड जो होता है वो होता है मुख ग्रसनी। जो थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है कंठ ग्रसनी, ठीक है, इसी को अधो भी बोलते हैं दोस्तों, अधोग्रसनी, ठीक है। ये 3 प्रकार का पार्ट इसमें पाया जाता है, यानी कि नाक से श्वास लेते हैं तब भी यहीं जाता है, मुख से श्वास लेते हैं तब भी यहीं जाकर श्वास मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर यंत्र, ठीक है। स्वर यंत्र, जो हम आवाज बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रही है, आप भी जो बोलते हो किसी और को सुनाई देती है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको लेरिंग्स बोलते हैं दोस्तों। उसके बारे में बात करते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र के पार्टों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में नासिका, मुख और ग्रसनी तीनों के बारे में पढ़ लिया। लास्ट उसका पार्ट है दोस्तों स्वर यंत्र, ठीक है, ठीक है। स्वर यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, स्वर यंत्र, ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों लेरिंग्स, लेरिंग्स बोलते हैं दोस्तों। स्वर यंत्र, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, लेरिंग्स बोलते हैं। यह उपास्थियों से मिलकर बना होता है, उपास्थियों से मिलकर बना होता है दोस्तों। किससे? उपास्थियों से, उपास्थियों से। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? उपास्थियों से। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की उपास्थि होती है दोस्तों, 9 प्रकार की उपास्थि होती है, ठीक है, 9 प्रकार की उपास्थि, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है दोस्तों स्वर यंत्र। इसमें एक स्वर यंत्र जो होता है दोस्तों इस प्रकार का होता है दोस्तों, ये हमारी नासिका है, ये हमारा मुख है, ठीक है। नासिका से और मुख से जो वायु जाती है, जो ग्रसनी में पहुंचती है, ग्रसनी में पहुंचने के बाद वायु जाती है, तो यहां पर एक स्वर यंत्र लगा होता है, स्वर यंत्र, जिसको लेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। स्वर यंत्र लगा होता है, ग्रसनी से आगे जाते हैं, तो ये पार्ट भोजन को हो गया दोस्तों, इधर से भोजन जाता है, इधर वायु जाती है, ठीक है। तो यहां पर भोजन जाता है और यहां पर वायु जाती है, तो वायु जाती है, इस पार्ट में लगा होता है दोस्तों स्वर यंत्र, ठीक है। इसमें स्वर रज्जु होता है, इस वाले पार्ट में एक स्वर रज्जु होता है, स्वर रज्जु, जो क्या है कि हवा के जाने आने पर कंपन करता है, कंपन करता है तो हमारी आवाज सुनाई देती है। जो आपको आवाज सुनाई दे रही है वो इसी का कारण है, आपकी भी आवाज जो किसी को सुनाई देती है वो इसी का कारण है, स्वर रज्जु का, ठीक है दोस्तों। ये उपास्थियों से मिलकर बना होता है, 9 प्रकार की उपास्थियां होती है स्वर यंत्र में, इसी को लेरिंग्स बोलते हैं। और इसमें स्वर रज्जु होता है, क्या होता है दोस्तों? स्वर रज्जु, स्वर रज्जु होता है जो हवा के साथ कंपन करता है, कंपन करता है तो आवाज सुनाई देती है, ठीक है दोस्तों। इतना कंप्लीट हुआ, ये हो गया ऊपरी श्वसन तंत्र। अब उसमें आते हैं श्वास नली के बारे में। श्वास नली किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? श्वास नली के बारे में, ठीक है, श्वास नली के बारे में देखिएगा क्या होता है। श्वास नली के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ऊपरी सिरा, जो श्वास नली का ऊपरी सिरा है, जो ग्रसनी से जुड़ा होता है, ठीक है, किससे जुड़ा होता है? ग्रसनी से जुड़ा होता है ऊपरी सिरा। श्वास नली का ऊपरी सिरा ग्रसनी से जुड़ा होता है, ठीक है। और श्वास नली की आगे बात करते हैं तो ये आगे जाकर ग्रसनी से जुड़कर जो आगे पार्ट जाता है, ये ग्रसनी हो गई, ग्रसनी, यहाँ पर स्वर यंत्र लगा होता है, और यहाँ आगे जाकर जो पार्ट आता है वो फेफड़ों के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। लंग्स जिसको बोलते हैं, फेफड़े, उनके साथ जुड़ा होता है ग्रसनी का नेक्स्ट पार्ट जो होता है, ठीक है। इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, छल्ले, इस प्रकार से सी आकार के छल्ले होते हैं जो इस पार्ट को चिपकने से रोकते हैं। यानी कि उस टाइम अगर हमने वायु नहीं ली, वायु ग्रहण नहीं कर रहे, कुछ समय के लिए वायु को रोक लेते हैं, सांस को रोक लेते हैं, तो ये चिपक जाएगी, फिर हटेगी नहीं और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण इसको चिपकने से रोकने के लिए सी आकार के छल्ले लगे होते हैं दोस्तों। इस पर जो ग्रसनी, श्वास नली होती है, श्वास नली, इस पर सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे पार्ट में बात करते हैं दोस्तों श्वास नली के बाद हम बात करते हैं दोस्तों श्वसनी, यानी जिनको श्वसनिकाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनी की बात करते हैं दोस्तों।
तो फेफड़ों में आगे जाकर श्वसनी छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाती है, फेफड़ों में आगे जाकर छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाती है, जो कि हम आपको डायग्राम में समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, श्वसनी आगे जाकर छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाती है और इसके बाद इसका पार्ट आता है दोस्तों फेफड़े। फेफड़े के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, कंप्लीटली देखिए ऊपर से ही। फेफड़े, फेफड़े के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दो फेफड़े होते हैं मानव शरीर में। कितने फेफड़े होते हैं? दो फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े कितने होते हैं? दो, एक दायां पार्ट और एक बायां पार्ट। ठीक है, दायां पार्ट होता है दोस्तों और एक बायां पार्ट होता है। दायां पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये कुछ छोटा होता है, दायां पार्ट कुछ छोटा होता है, बायां पार्ट के बजाय छोटा होता है। ठीक है, कुछ छोटा होता है और ये कुछ बड़ा होता है इससे। बायां पार्ट कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। दाईं ओर की बात करते हैं, ये थोड़ा ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। किस प्रकार होता है? ऊपर की ओर। और ये थोड़ा नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर। यानी कि दोनों ये फेफड़े, ये आ रही है श्वास नली और इसके बाद ये फेफड़े का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से सेम नहीं होते हैं। जो दायां फेफड़ा है ये थोड़ा ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। ये थोड़ा ऊपर की ओर होता है, ये थोड़ा इस प्रकार से नीचे की ओर होता है और दोनों बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बने होते हैं। ये थोड़ा छोटा होता है बड़े फेफड़े की बजाय, बड़ा फेफड़ा थोड़ा सा आकार में, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, श्वास नली और श्वसनिका है, ये सभी इसमें उपस्थित होती है, जो हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे दोस्तों। सभी छोटे छोटे पार्टों में बटी होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो बात करते हैं हम, इस प्रकार के जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में बात करते हैं, ये इस प्रकार से बढ़ जाता है दोस्तों, पार्टों में बढ़ जाता है, जो हम आपको पूरा कंप्लीट डायग्राम में समझाएंगे। और छोटे छोटे पार्ट और श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद एंड में जो पार्ट आता है वो आता है कूपिकाओं का। कूपिकाएं एंड में लगी होती है दोस्तों और लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं शरीर में पाई जाती हैं। यानी कि 10 लाख में 1 मिलियन। ठीक है, यानी 3 करोड़ के समथिंग कूपिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इतनी सूक्ष्म होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन मांसपेशियां जो होती है हमारे शरीर का। जो नेक्स्ट पार्ट आता है, तीसरा पार्ट, श्वसन मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, समझते चलिएगा। जहां पर समझ नहीं आ रहा कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से आपको उसी के बारे में कंप्लीटली बता दिया जाएगा। ठीक है, श्वसन मांसपेशियों के बारे में हम बात करते हैं। श्वसन मांसपेशियां, ठीक है, श्वसन मांसपेशियों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ये होता है डायफ्राम, इसका भाग होता है क्या? डायफ्राम, यानी कि इसी को बोलते हैं मध्यपट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्यपट, डायफ्राम, जो कि हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे सहायता देने के लिए लगा होता है दोस्तों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम, यानी कि मध्यपट बोलते हैं, जो फेफड़ों को आधार देता है। इसमें विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की मांसपेशियां। किसमें? डायफ्राम में विशेष टाइप की, विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। ठीक है, विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो संकुचन और स्खलन का कार्य करती है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर और बाहर फेंकने का कार्य करती है, पुशअप मारती है दोस्तों। ठीक है, विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है दोस्तों इसी के अंदर, डायफ्राम के अंदर। ठीक है, पूरा कंप्लीटली अब हम आपको डायग्राम में समझा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। जी दोस्तों, बात करते हैं डायग्राम के बारे में, कंप्लीटली देख लेते हैं एक बार। यह होता है नासाद्वार, जो मानव नाक से सांस लेता है दोस्तों। यह होता है मुख, यानी कि मुख से जो भोजन करता है या फिर जो वायु ग्रहण करता है, वो दोनों मिलकर कहा जाते हैं ग्रसनी में आते हैं। यहाँ पर होती है ग्रसनी। ठीक है दोस्तों, ग्रसनी में आने के बाद ये दो पार्टों में बट जाता है। भोजन वाली नलिका में चला जाता है और जो श्वास है, जो श्वास वाली नलिका में आता है। श्वास वाली नलिका में जो श्वास आता है तो वहां पर स्वर यंत्र लगा होता है, जिसमें एक स्वर जो होता है, जो वायु के आने और जाने पर कंपन करता है, कंपन करता है, तो यहाँ से आवाज निकलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आती है श्वास नली। ठीक है, श्वास नली में ये सी आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं, हमने बताया था सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो इसको चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं।
इसके बाद वायु की बात करते हैं तो वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, यहाँ पर श्वसनिकाएं होती है जो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाती है दोस्तों, श्वसनिकाएं होती है। और श्वसनिकाओं के बाद कूपिकाओं का निर्माण होता है। जो फेफड़ों के एंड में जो छोटे छोटे ये पार्ट दिख रहे हैं ये कूपिकाएं हैं। और लगभग हमारे शरीर में 30 मिलियन, कितनी दोस्तों 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ कूपिकाएं होती है दोस्तों। जो एंड वाला जो ये पार्ट दिख रहा है फेफड़ों में कूपिकाएं होती है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला देख लीजिएगा, एक बार गौर करिएगा। ये लास्ट वाला पार्ट जो मध्यपट होता है, डायफ्राम होता है, मध्यपट यानी कि डायफ्राम जो हमारे फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें विशेष प्रकार का कार्य होता है दोस्तों, संकुचन और शीतलन का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। इसी से हम वायु को ग्रहण करते हैं और लेते हैं, ठीक है। बाहर निकालते हैं वायु को और अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह हमारा चित्र हो गया डायफ्राम, ये है एंड वाला पार्ट, ये देख लीजिएगा जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद।